डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के क्षेत्रीय केंद्र को मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र विश्व स्तर और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी आलू और शकरकंद क्षेत्रों के सतत विकास को महत्वपूर्ण रूप से गति प्रदान करेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी नीतियों से कृषि क्षेत्र की लगातार प्रगति जारी। बागवानी फसलों का क्षेत्र गत वर्ष से 1.81 लाख हेक्टेयर बढ़कर 292.67 लाख हेक्टेयर। फल सब्जी आलू प्याज के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर। कुल्लू में तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बहे। अब तक 2 लोगों के शव बरामद, कुछ लोग अभी भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रस्ताव पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। CSARC द्वारा विकसित आलू और शकरकंद की उच्च उपज प्रदाता, पोषक तत्वयुक्त और जलवायु अनुकूल किस्में न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर विज्ञान और नवाचार के माध्यम से दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी आलू और शकरकंद क्षेत्रों के सतत विकास को महत्वपूर्ण रूप से गति प्रदान करेंगी। आगरा में जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा 111 करोड़ रुपए की लागत से। राज्य सरकार ने बहुत ही निर्णायक तरीके से काम करके जमीन दे दी है ऑलरेडी, और अब वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से ये सेंटर बनेगा। इस सेंटर के बनने से देश में जो अगर हम कहें हमारे फूड ग्रेन्स दोनों राइस और व्हीट, उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट कंज्यूम्ड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो पोटैटो है। तो ये इस सेंटर से एक साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इसमें एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी देना है। इस फैसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गेहूं चावल के बाद आलू सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल है। यूपी में 34% आलू का उत्पादन होता है। इस पर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आगरा में आलू उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र खोला जाएगा, जिससे आलू की उत्पादकता बढ़ाने का काम होगा। ये सेंटर खोलने का फैसला किया गया है, और केवल आलू के लिए नहीं, ये कंद की बाकी फसलों के स्वीट पोटैटो, शकरकंद, उसकी भी गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसको भी हम उत्पादकता उसमें कैसे बढ़ा पाएं, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कैसे पैदा कर पाएं, उसके लिए भी काम करेगा। और एक समन्वय समिति बनेगी। समन्वय समिति में कृषि विभाग के सचिव भी होंगे और हमारे डेयर के ICR के DG भी होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कई पहलू सामने आए हैं जिन पर शोध की आवश्यकता है। सोयाबीन की उत्पादकता कम है कंपैरेटिवली। सोयाबीन में एलो मोजिक जैसी कई बीमारियां लग रही, जिस कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमने तय किया है कि क्रॉप वाइज हम बैठक करके उस फसल में उत्पादन कैसे बढ़े,
कीटों का मुकाबला कैसे करें, किसान उसकी खेती कैसे करें, इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत दीदियों को अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे लखपति दीदी अभियान को नई गति मिलेगी। देश में लगभग 10 करोड़ दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। लगभग 91 लाख 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहां काम कर रहे हैं और दीदियां अलग अलग तरह की कई गतिविधियों में लगी हुई हैं। उनमें से 1 करोड़ 48 लाख तो लखपति दीदी बन चुकी हैं, मतलब जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और लखपति बनाना मतलब काम धंधा वो शुरू कर पाए, उसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षण भी। और आज प्रशिक्षण के लिए दीदियों के एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और कौशल विकास के बीच में, कौशल विकास विभाग के बीच में। और इस एमओयू के अंतर्गत, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, हम बहनों को, दीदियों को सेल्फ हेल्प ग्रुप की अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, जिनमें उन ट्रेड की ट्रेनिंग कि जिनमें ठीक ढंग से काम मिल सके, ट्रेनिंग लेके वो अलग अलग चीजें बनाए और वो उसको मार्केट से भी जोड़ने का काम हो सके। फ्यूचर रेडी एसएचजी दीदी ट्रेड भी ऐसे कि जिनमें आज संभावना है, देश में भी और दुनिया में भी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल खाद्यान्न उत्पादन बल्कि बागवानी फसलों का उत्पादन भी निरंतर बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि वर्ष 2024-25 के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार बागवानी फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष से 1.81 हेक्टेयर से बढ़कर 292.67 लाख हेक्टेयर हुआ है। साथ ही उत्पादन भी 3.66% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 3677.24 लाख टन हुआ है। हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्पादन न केवल खाद्यान्न का बढ़ रहा है बल्कि बागवानी फसलों का भी क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24-25 का जो हमारा द्वितीय अग्रिम अनुमान है उसमें हमारा उत्पादन बढ़ के 292.67 लाख हेक्टर ये क्षेत्र हुआ है और हमारा उत्पादन हो गया है 3677.24 लाख टन, 3677.24 लाख टन ये हुआ है। और ये पिछले साल से 3.66% ज्यादा है। 23-24 की तुलना में इस बार 129.80 लाख टन ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो फल हो, सब्जियां हो, इन सब में हमारा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। किसानों को उचित दामों पर डीएपी, यूरिया सहित अन्य खाद उर्वरक समय पर मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर छापेमारी की कार्यवाही भी की जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद उर्वरक की बिक्री को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को यूरिया, डीएपी एवं एनपीके उर्वरकों की बिक्री निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही सुनिश्चित कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी दशा में किसानों को ऊंची कीमत पर उर्वरक बेचने या अन्य उत्पादों की अनिवार्य टैगिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को खाद की खरीद पर रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई फुटकर विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे जनपदों में उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
वहीं उर्वरक वितरण में कालाबाजारी या अनियमितता की कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच महिलाओं के विकास को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के संकल्प विकसित भारत के निर्माण पर भी बल दिया। आज का दिन न केवल दोनों विभागों के लिए बल्कि देश की महिला सशक्तिकरण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। विशेषकर जयंत जी को और जयंत जी आपकी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि औपचारिक MOU के पहले ही आपने महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम ग्रामीण विकास मंत्रालय उठा रहा है उसको हर कदम पर सहयोग किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण और आधी आबादी को समृद्ध किए बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के सम्मान के साथ उनका सशक्तिकरण भी जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। माँ बहन और बेटियों को अत्यंत उच्च दर्जा दिया गया है। हम सदैव मानते रहे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन सम्मान के साथ साथ सशक्तिकरण चाहिए और सशक्तिकरण में सबसे पहले आता आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो अपने आप सामाजिक सशक्तिकरण हो जाता है। तो आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक सशक्तिकरण को बल देता है और जब आर्थिक सशक्तिकरण होता है, सामाजिक सशक्तिकरण होता है तो शैक्षणिक सशक्तिकरण अपने आप होने लगता है। फिर बेटियों को ढंग से पढ़ाते हैं और इन सब का संयुक्त परिणाम होता है राजनीतिक सशक्तिकरण। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालत खराब है। जिले के खनियारा मणुनी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। कम से कम 2 लोगों के शव अभी बरामद किए गए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। हरियाणा में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज भी हरियाणा के 22 जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट की संभावना है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कल हरियाणा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई और जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अंबाला में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। कल हरियाणा के पलवल में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे कम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यमुनानगर जिले में दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की दस्तक देते ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पानी पहुंच रहा है। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त्र महादेव मंदिर की पौड़ियों तक
पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे व्यास नदी के किनारे न जाएं और किसी भी स्थिति में सतर्क रहें। वहीं गुजरात में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सूरत समेत राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भी भीषण बारिश की चेतावनी दी है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 24 जून को भिंडी का भाव रहा 2,900 रुपए, जो कि 25 जून को 500 रुपए की बढ़त के बाद 3,400 रुपए पहुंच गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 24 जून को भिंडी का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 25 जून को 200 रुपए उछलकर 2,200 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान भिंडी की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 जून को भिंडी का भाव 2,500 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 24 जून को भिंडी का भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 25 जून को बिना किसी बदलाव के 1,700 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की गुलाबटी मंडी में भिंडी के भाव में कमजोरी दर्ज की गई। यहां 25 जून को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 2,200 रुपए से 2,100 रुपए रह गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को गोहाना, कांगड़ा और जलालाबाद मंडियों में तरबूज के भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। वहीं श्री गंगानगर मंडी में इसके कारोबार में कमजोरी देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में इस दौरान तरबूज के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 जून को तरबूज का भाव 1,000 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी तरबूज के भाव में स्थिरता रही। यहां 24 जून को इसका भाव रहा 1,200 रुपए, जो कि 25 जून को भी 1,200 रुपए पर बना रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 24 और 25 जून को तरबूज का भाव 900 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 25 जून को तरबूज का भाव 300 रुपए लुढ़क कर 1,500 रुपए से 1,200 रुपए रह गया। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा फलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और किसान समाचार में अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मक्का की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मध्यवर्तीय क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मक्के की बुवाई जारी रखें। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में बीन्स की बुवाई करें। साथ ही फूल आने की अवस्था में हल्की सिंचाई कर लें। वहीं पंजाब के किसान खरीफ धान के लिए नर्सरी की तैयारी जारी रखें। पश्चिमी क्षेत्र में मक्का और भिंडी की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में भी जल निकासी का प्रबंध करें। हिमाचल प्रदेश के किसान टमाटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के पौधों को सहारा प्रदान करें। साथ ही उपज को सुरक्षित भंडारित करें या प्लास्टिक शीट से ढक दें। बात करें पंजाब की तो पंजाब के पश्चिमी और मध्य मैदानी इलाकों में
देसी कपास की बुवाई की जा सकती है। वहीं हरियाणा में धान की नर्सरी तैयार कर लें। हरियाणा में अभी के समय मूंग, उड़द और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही हरियाणा के किसान बीटी कपास की बुवाई पूरी कर लें। इसके अलावा हरियाणा में अभी का समय बाजरे की बुवाई के लिए अनुकूल है। बात करें दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की तो धान की नर्सरी में बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की बुवाई करें। इसके अलावा दिल्ली और इसके आसपास के किसान अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सर गंगाराम कैंसर केयर केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में स्वर्ण जयंती कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। साथ ही सेना और अर्ध सैनिक बल की शौर्य गाथाओं पर आधारित पुस्तक सिंदूर का भी किया विमोचन। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों की निंदा करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन गुजरात के गांधीनगर में GIFT, IFSC और IFSCA की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया।
आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की वैश्विक थीम ब्रेकिंग चेन सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। सुरक्षा बलों ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए तैयारियों एवं समन्वय का आकलन करने के लिए बुधवार को कश्मीर के कई जिलों में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुई। ऑपरेशन सिंधु के तहत बुधवार को 300 यात्री ईरान से दिल्ली पहुंचे, जिसमें 296 भारतीय और 4 नेपाली नागरिक हैं। तो किसान समाचार में आज इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। नमस्कार।